हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 BNSS का। चैप्टर 13 डील्स विद इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें सेक्शन 173 से लेकर 196 तक है। तो सबसे पहला सेक्शन है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ये FIR से डील करता है। FIR जो लिखी जाती है इसी सेक्शन में लिखी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन अगर कोई कॉग्निजेबल केस की है तो वो किसे दी जाएगी, टू होम, हाउ, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो ये सब चीज़ बताता है सेक्शन नंबर 173। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर एक मिनट ये छोड़ा, हम इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया कि वहाँ पे वो क्राइम कमिट हुआ है या फिर नहीं, मीन्स वेदर द पुलिस स्टेशन इन विच वी आर रजिस्टरिंग FIR हैव jurisdiction or doesn't have jurisdiction doesn't matter. The police officer have to register FIR and which police officer in charge of police station. तो ये अब इंफॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं, ये हम ओरली भी दे सकते हैं या ओरली में हम प्रेजेंट होके वहाँ पे, मतलब फिजिकली भी दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन रिटर्न में भी हो सकती है, अगर ये इंफॉर्मेशन ओरली दी गई है तो उस पर वो रिड्यूस की जाएगी राइटिंग में और उसके ऊपर साइन किए जाएंगे, वो पर्सन है वो साइन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है तो फिर वो पर्सन 3 दिन के अंदर आके वो साइन करेगा उसमें, तब जाके वो जो FIR है रजिस्टर मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई वुमेन है जिसके अगेंस्ट ये क्राइम हुए हैं, सेक्शन 64 से लेके 71 तक तो डायरेक्ट हैं, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79, ये जो सारे ऑफेंसेस हैं ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं BNS में, विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल ऑफेंसेस। सो अगर इन सारे ऑफेंसेस के बारे में अगर कोई वुमेन है वो इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो वो इंफॉर्मेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं वही रिकॉर्ड करेगी। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो वुमेन मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये इंफॉर्मेशन उस वुमेन के रेजिडेंस पे जहाँ पे वो रहती है या फिर कन्वीनियंट प्लेस, जो भी प्लेस वो चाहेगी उस जगह पे जाके इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर के प्रेजेंस में वो रिकॉर्ड की जाएगी। मीन्स द वुमेन डजंट नीड टू कम टू द पुलिस स्टेशन हेयर। सो और जो ये रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये वीडियोग्राफ भी की जाएगी। कहीं भी हम BNSS में ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि टेम्परली या फिर परमानेंटली मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमेशा हम वीडियोग्राफी फॉर्म में ही लेते हैं, बिकॉज देयर में भी सर्कमस्टांसेस द पर्सन विल नॉट बी एबल टू गिव द इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ चीफ एग्जामिनेशन, so we uses it there, like we have done his or her chief examination and based on that information we do re-examination. That is why it is videographed. So the police officer shall get the statement of the person recorded. तो अब जो ये पुलिस ऑफिसर है ना, ये उस पर्सन की स्टेटमेंट सेक्शन 183 के अंदर भी रिकॉर्ड करवाएगा। 183 में क्या है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट लिखवाई जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आगे जाके एविडेंस की तरह यूज हो सकती है, इस वजह से ये 183 में भी हम लिखवाएंगे। अब हमने देखा कि किसी भी पर्सन को इन्फॉर्मेशन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तरीके से भी लिखवा सकता है। लेकिन अगर कोई वुमेन है तो और वो परमानेंटली
या फिर टेम्परेरली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है और उसके अगेंस्ट ये सब क्राइम्स हुए हैं, तो उसका जो एविडेंस है, मतलब जो उसकी स्टेटमेंट है, वो वहीं पे ली जाएगी उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे। और इसकी एक और हम देखते हैं कि हाउ रजिस्टर्ड, कैसे रजिस्टर की जाएगी। ये राइट किया जाएगा, राइट प्लस साइन, उसके बाद में इसकी एक एंट्री लिखी जाएगी डायरी में, ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरी में एंट्री कर देगी इसकी। और अब इसकी एक कॉपी दी जाएगी किसको, इन्फॉर्मेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सबसेक्शन 2 में लिख रखा है द कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कॉपी दी जाएगी। अब आगे है विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। सेक्शन 175 में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो उसमें 175 में तो पुलिस ऑफिसर की पावर है ही कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंसेस को, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को और उसका इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस को, ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। लेकिन अगर कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल से कम है, मतलब 3 to 7 ईयर्स के बीच की उसकी अगर पनिशमेंट है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो डीएसपी से परमिशन ले सकता है कि हम इसकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेंगे। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मीन्स पुलिस ऑफिसर देखेगा कि क्या कोई केस प्राइमा फेसाई केस बनता है या फिर नहीं। प्राइमा फेसाई केस मीन्स क्या सच में कोई ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जांच करेगा। और वो करने के बाद ही अगर उसको लगता है कि देयर इज सम ऑफेंस देन ही विल प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन। तो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिन में करेगा, वो 14 डेज़ के अंदर अंदर वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट ले आएगा। अब व्हाट इफ़ द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एफआईआर, देन जो पर्सन है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो एसपी के पास जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस, देन ही विल गो टू एसपी। नाउ what if SP also refuses, then he can file an application to the magistrate। So it was all about section 173। now section 174। अब हमने देखा कि कॉग्निजेबल केसेस हैं, उसमें तो कोई भी पर्सन आता है पुलिस स्टेशन पे तो उसकी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी और रजिस्टर की जाएगी। अगर वो इंफॉर्मेशन है किसी नॉन कॉग्निजेबल केस से रिलेटेड, तो एफआईआर तो लिखी नहीं जा सकती एज पर प्रोविजंस। तो अब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो देखेंगे। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि उसके स्टेशन के लिमिट्स के अंदर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो ये चीज़ एंटर करेगा अपनी जो बुक कैप्ट की जाती है इन ऑफिसर्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बता रखी है। तो हम बताते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो 2 डायरी कैप्ट करते हैं। एक तो होती है जो केस डायरी और एक होते हैं डेली डायरी। डेली डायरी को हम बोल देते हैं रोज़नामचा। तो रोज़नामचा में क्या होता है कि जो डेली जो भी पुलिस स्टेशन में कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन आया, किसने क्या इन्फॉर्मेशन लिखवाई, कौन इन्वेस्टिगेशन करने गया, सब कुछ जो भी पूरे दिन में होता है वो सब कुछ ये इस डायरी में लिखा जाता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन का सब्सटेंस भी उस डायरी में लिखा जाएगा और ये सब लिखने के बाद वो इस इंफॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के पास रेफ़र कर देगा। और जो ये डेली डायरी रिपोर्ट है ना, ये मैजिस्ट्रेट को फोर्टनाइटली मीन्स 2 वीक्स, तो हर 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो डेली डायरी होती है पुलिस स्टेशन की, वो मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी होती है। जिससे क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट को पता लग सके कि उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके ज्यूरिसडिक्शन में क्या कुछ हो रहा है, कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ मॉनिटर कर सकती है पुलिस स्टेशन का। तो अब इसमें हो गया कि नॉन कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस
एफआईआर तो रजिस्टर करेगी नहीं, वो सिर्फ डेली डायरी में एंट्री करके उसका मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र कर देगी। अब क्या है कि पुलिस ऑफिसर ये विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के क्या नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ये मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, जिसके पास पावर है, क्या पावर है कि वो ट्राई कर सकता है या फिर कमिट केस को ट्रायल, या तो वो खुद ही ट्रायल करेगा या फिर वो कमिट करेगा। कमिट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऑफेंस है जो कि सेशन जज ट्रायबल है, लेकिन उसका जो कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस तो मजिस्ट्रेट ही लेंगे, और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कमिट करते हैं केस को सेशन जज का। तो ये वाला जो मजिस्ट्रेट जो कमिट करेगा, तो ये ही ऑर्डर कर सकते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब एक बार अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल गई, मतलब ऑर्डर मिल गया, तो वो सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे कि वो कॉग्निजेबल केसेस में कर सकता था, लेकिन एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकता अब भी विदाउट वारंट के। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना है विदाउट वारंट के, वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अब एक सिचुएशन आती है, ये प्री का भी एक क्वेश्चन है। मान लो कि एक ऑफेंस हुआ, उसमें एक एक्ट तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक एक्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अब हम उस पूरे ऑफेंस को कौन सा केस मानेंगे, उसको हम मानेंगे कॉग्निजेबल केस, और वो उसकी हम एफआईआर लिखवाएंगे और सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग वो डील होगा। ठीक है, अब लेट्स इरेज दिस और कहाँ से हो गया है, अब है सेक्शन 175। सेक्शन 175 में क्या है, पुलिस ऑफिसर की पावर है इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल केसेस में। क्या पावर है इन्वेस्टिगेट, तो पुलिस ऑफिसर है विदाउट ऑर्डर के कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अपने लोकल एरियाज़ में, जहाँ पर भी उस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है ना, वो पावर कि वो उसके पास इंक्वायर करने की और ट्राई करने की जो भी केस है उसके ऑर्डर के बिना भी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि ग्रेव मतलब कि हीनियस नेचर का है, मतलब नेचर ऑफ ग्रेविटी उस ऑफेंस की हाई है, तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी जो है, वो डीएसपी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑफेंस में कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, डीएसपी। तो वैसे तो एसएचओ या फिर आईओ कौन हो सकता है, जो सब इंस्पेक्टर्स के रैंक से ऊपर हो, सब इंस्पेक्टर या फिर उसके रैंक से ऊपर का कोई ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अगर नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसा है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए जो एसपी है वो डीएसपी को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज। अब हम किसी भी स्टेज पे ये क्वेश्चन नहीं ला सकते कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो एम्पावर्ड नहीं था उस टाइम पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इस बेसिस पे हम किसी भी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं प्रूव कर सकते। आगे है कोई भी मैजिस्ट्रेट, ये है कॉग्निजेंस का सेक्शन है, सेक्शन 210। तो जो मैजिस्ट्रेट है, अब किसी मैजिस्ट्रेट को हमने सेक्शन 173 के सब सेक्शन 4 में एप्लीकेशन डाली थी कि एसपी ने भी रिजेक्ट वो नहीं एप्लीकेशन ली थी हमारी, तो हमने जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल कर दी है, तो ये कॉग्निजेबल केस ही। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अब इसमें मैजिस्ट्रेट थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद अगर उसे लगता है, ठीक लगता है कि हाँ ये कोई ऑफेंस है, तो वो पुलिस ऑफिसर के पास भेज सकता है और डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी ये ऊपर वाली पावर्स है ना इन्वेस्टिगेशन करने की, कि इसमें वो इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब लेकिन अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज के टाइम पे कोई ऑफेंस हुआ है और उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मजिस्ट्रेट कब ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन? ओनली आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑफिसर सुपीरियर टू हिम, सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेगा
और उस जो पब्लिक सर्वेंट है उसके खुद की अजर्शंस, उसके खुद की बातें सुनी जाएंगी कि क्या सिचुएशंस थी जिससे उसे ये क्राइम करना पड़ा, मतलब इससे ये ऑफेंस हुआ। तो इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही जो मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट करेगा। 76 में हम देखेंगे प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को हम SHO भी बोल सकते हैं। वैसे एक्ट में हमें ये नहीं बोला गया कि हम उसको SHO बोलेंगे, लेकिन फॉर कन्वीनियंस, आवर कन्वीनियंस, लेट्स कॉल हिम द SHO और लेट्स कॉल हिम द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट कन्फ्यूज। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसे लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? उसमें सबसे पहले क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली और उसको फील हुआ कि ये कॉग्निजेबल केस है, तो वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिसको हम बोलते हैं अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट भेजेगा। क्या मतलब है इसका कि कोई क्राइम है जो कि हो गया। इस रिपोर्ट में क्या भेजेगा? वो भेजेगा कि ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं या फिर कोई और पर्सन उस प्लेस पे जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हम मजिस्ट्रेट को दे देंगे। मजिस्ट्रेट कौन सा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस में। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद पुलिस ऑफिसर विल प्रोसीड टू स्पॉट। कौन प्रोसीड करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद भी जा सकते हैं या फिर किसी सबॉर्डिनेट को भी ऑर्डर दे सकता है कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके आओ। तो यहाँ पे वो ऑर्डर क्या देगा कि इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या थे और सारे वो मेजर्स लो जिससे डिस्कवरी किया जा सके। क्या डिस्कवर करेंगे हम? एविडेंस, या फिर अरेस्ट कर सकें। अरेस्ट करने के लिए अगर कोई भी पावर यूज़ करनी तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर एविडेंस कलेक्ट करना तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब सिचुएशन क्या आती है कि कब पुलिस ऑफिसर विल नॉट गो टू स्पॉट पे कब नहीं जाएगा। दो सिचुएशंस दे रखी हैं, या तो इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो उस पर्सन के नाम के साथ मिली है और केस इतने सीरियस नेचर का नहीं है। मान लो कोई फेमस इंसान है एक्स, तो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक्स ने एक क्राइम कमिट कर दिया और वो ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे नहीं जाएगी या फिर सबॉर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देगी कि वहाँ पे स्पॉट पे जाओ। या फिर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो भी वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी ऑफेंस है, रेप से रिलेटेड है, तो जो स्टेटमेंट है ना विक्टिम की, वो कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी? रेजिडेंस ऑफ विक्टिम या फिर प्लेस ऑफ हर चॉइस। और वुमेन पुलिस ऑफिसर है, उनकी गार्जियन और पेरेंट्स की प्रेजेंस में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थी। अब हमने देखा कि वो पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे नहीं जाएगा, नहीं गया, लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन किसको देगा? इस चीज़ का भी तो रीज़न लिखेगा वो कि मैं क्यों नहीं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन क्यों होल्ड नहीं की। तो इसकी एक रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड करेगा, डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू मजिस्ट्रेट, और नोटिफाई करेगा इन्फॉर्मेंट को भी उसी टाइम। तो अब अगर वो नहीं जा रहा है प्लेस पे, तो एक तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा और एक जो इन्फॉर्मेंट है ना उसको वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कि मैं क्यों नहीं इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इसमें ये न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। ये क्या है? अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सज़ा 7 साल से ऊपर है,
तो अब उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का विजिट करवाना कंपलसरी हो गया क्राइम सीन पे। और इसमें ये तक बोला गया है कि अगर किसी स्टेट में फोरेंसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो किसी दूसरे स्टेट से इसकी हेल्प ले सकते हैं, मतलब वहाँ से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। कितना टाइम के लिए? सिर्फ 5 साल, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये हो गया। अब रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी? रिपोर्ट कौन सी? रिपोर्ट हमने जो अक्रेंस रिपोर्ट भेजी थी, अक्रेंस रिपोर्ट भेजी थी सेक्शन 176 में, तो वो कैसे भेजी जाएगी? सेक्शन 176 में, हाँ, अक्रेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी किसी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू। और अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसमें अक्रेंस रिपोर्ट में कुछ और चेंजेस करो, तो वो चेंजेस करने के बाद जो ये रिपोर्ट है विदाउट डिले मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी। तो जैसे कि हमने देखा, उसको इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस ऑफिसर को, तो वो जाएगा, वो अक्रेंस रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं भेजेगा, वो किसी सुपीरियर को भेजेगा। पहले वो रिपोर्ट सुपीरियर उसको चेक करेगा, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, उसके बाद में वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी वो रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आ गई मैजिस्ट्रेट के पास। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा इस रिपोर्ट का? वो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर खुद भी कोई इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, फिर किसी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर सकता है कि इसमें इंक्वायरी की जाए, और ऑर्डर दे सकता है डिस्पोज करने का केस को, जैसे भी इस एक्ट में बताया गया है। अब सेक्शन 179 में है, हमने देख लिया कि पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिली, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला गया, और अगर उसको लगता है कि कोई विटनेस है, कोई पर्सन है जिसके पास इंफॉर्मेशन है और वो हमें चाहिए, तो वो उस पर्सन को बुला सकता है ऑर्डर देके कि तुम आओ पुलिस स्टेशन में और अपनी गवाही दो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो हमें बताओ। तो जो भी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ऑर्डर देगा राइटिंग में, मीन्स ओरली वो फ़ोन करके नहीं बता सकता कि उसे हमें हमारी प्रेजेंस चाहिए। सब कुछ जो प्रोसीजर है वो राइटिंग में होनी चाहिए, और वो उसे बुला सकता है खुद के सामने, कहाँ पे? खुद के लिमिट्स में होगा। मान लो वो पर्सन है जो बुलाया जा रहा है वो या तो इसी पुलिस ऑफिसर के लिमिट्स में है, या फिर उसके साथ वाले पुलिस ऑफिसर की जो पुलिस स्टेशन है उसके लिमिट्स में है, तो हम उस पर्सन को बुला सकते हैं। जो भी पर्सन उसको लगता है कि इसके ये जानता है कोई फैक्ट्स या फिर सर्कमस्टांसेस ऑन द केस। लेकिन कौन पर्सन है जो नहीं बुलाया जा सकता? कोई पर्सन है जो बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज है, या फिर कोई वुमेन है, या मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, और पर्सन विथ एक्यूट इलनेस। तो ये हमने देखी कितनी कैटेगरी, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पर्सन्स हैं, ये हम नहीं बुला सकते, और इनकी जो भी पूछताछ होगी वो इनके घर पे ही होगी। लेकिन अगर ये पर्सन विलिंग है कि हम आना चाहते हैं पुलिस स्टेशन में, तो इन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन पुलिस ऑफिसर खुद इनको नहीं बुला सकता। अब है, वैसे तो ये वाला सेक्शन इसमें वैसे ही डाल रखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा। इसमें क्या कह रखा है कि कोई भी पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस ऑफिसर बुलाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि उनको पेमेंट दी जाए, रीजनेबल एक्सपेंसेस के आने जाने का खर्चा, और जो भी अटेंडेंस उन्होंने दिया है वहाँ पे, उनका जो टाइम ख़राब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाता। अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। नाउ विटनेस है वो हमने देख लिया कि वो आ गया पुलिस स्टेशन, अब उसका एग्जामिनेशन कैसे की जाएगी? मतलब कि जो वो स्टेटमेंट देगा वो कैसे देगा, रिटन देगा, ओरल देगा, साइन करेगा, नहीं करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सभी इसमें है। कोई भी पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो ओरली किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है, और वो पर्सन है वो बाउंड होगा कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सही आंसर दे।
लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई आंसर ऐसा है जो उसकी क्रिमिनल चार्ज को एक्सपोज कर दें, उसको पेनल्टी या फिर फॉरफीचर के लिए लायबल कर दें, मतलब वो खुद के ऑफेंसेस को एक तरह से कन्फेस करने के लिए हम नहीं कह सकते। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो चुप रह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी वॉयलेटिव हो जाता अदरवाइज। तो अब उसने ऑरली दे दी इन्फॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर को अगर ठीक लगा, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगी तो वो राइटिंग में उसको रिड्यूस कर देगी, लेकिन अलग अलग जितने भी विटनेसेस को वो एग्जामिन करेगा सबकी एक सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा हर एक विटनेस की। मतलब इफ़ विटनेस 1 सेज आई हैव सीन मैन वेयरिंग रेड शर्ट हु मर्डर्ड ए, नाउ इफ विटनेस 2 इज सेइंग सेम थिंग, then we can't write in this report that W1 and W2 are saying this. No, we'll say W1 is saying this, then W2 again his wordings. So क्या है, एक separate and true record of statement of each such person whose statement he records, वो लिखी जाएगी। और ये जो स्टेटमेंट है ये may also be recorded by audio, video, electronic means, लेकिन in real life it is not followed, क्योंकि police also plays some game, police also changes the statement sometime, and if it is audio video electronic, in audio video electronic means, then there will not be any loophole, so that's why और वही है, अगर वो विटनेस है जो वो अगर वुमेन है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करेगी। स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज़ देयरऑफ। अब जो हमने ये स्टेटमेंट दी है इसका यूज़ कैसे होगा, तो कोई भी स्टेटमेंट है जो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ली गई है वो रिड्यूस करी जाएगी राइटिंग में। वो अगर वो रिड्यूस की भी गई है राइटिंग में तो भी वो साइन नहीं होगी। नो स्टेटमेंट बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, नो शैल एनी सच स्टेटमेंट वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज, या चाहे वो स्टेटमेंट पुलिस डायरी में है या फिर किसी और डायरी में है, वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती किसी केस में। एक्सेप्शंस दे रखी कहाँ कहाँ पे वो यूज हो सकती है। पहली बात है कि अगर एक विटनेस बुलाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, प्रोसिक्यूशन मतलब विक्टिम वगैरह की तरफ से जिसने केस फाइल कर रखा है, तो इंक्वायरी और ट्रायल के टाइम पे जिसकी स्टेटमेंट लिखी गई है ना वो, तो उसकी कोई भी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट अगर ड्यूली प्रूव हो जाती है तो वो यूज की जा सकती है एक्यूज के द्वारा। मीन्स कोर्ट ले लेगा जो डायरी है, अब डेली डायरी है वो कोर्ट ने ले ली, उसमें देखा कि ये स्टेटमेंट लिख रखी है। अब इस स्टेटमेंट का पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट जो भी पुलिस के सामने दे रखी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये हमारे खिलाफ तो यूज नहीं हो सकती। लेकिन अगर अब कोई एक्यूज, अब कोई जो विटनेस है वो कोई और बात बोल रहे हैं, तो एक्यूज पर्सन है ना, अगर वो ये प्रूव कर दे कि हाँ तुमने वहाँ पे तो कुछ और बोला है, तो इससे क्या हो जाएगी, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं और प्रोसिक्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पे। लेकिन जो भी ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ की गई है वो री एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैटर। मीन्स इफ़ ए हैव सेड इन हिज स्टेटमेंट दैट आई हैव सीन, कुछ ऐसे लगा लो कि क्या तुमने ए पे चाकू बी पे चाकू चलाया था, वो कह रहा हाँ, तो अब ये आधी स्टेटमेंट हो गई। अब दूसरी पार्टी ने ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर ली कि हाँ इसने ये किया था, लेकिन उसने पूरे फैक्ट नहीं पूछे, तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस मैटर को क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो भी रेफ़र की गई थी, तो री एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या है, हमारा जो एडवोकेट है, हमारा प्लीडर है, वो उस जो बचे हुए पार्ट है उसको यूज़ कर सकता है क्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैटर को। सो ये था इसका यूज़। लेकिन
एक सिचुएशन तो हमने देख ली, क्या अगर वो उसकी स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो जाती है, ड्यूली प्रूव का मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ इसने ये चीज़ कही थी, तो ये एक्यूज यूज़ कर सकता है। और अगर मान लो कि वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन से यूज़ कर सकता है। थर्ड सिचुएशन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन वैसे तो स्टेटमेंट टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट मे बी, लेकिन अब क्या है, वो पर्सन आ नहीं सकता दोबारा, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यूज हो सकती है कोर्ट में एज एविडेंस। और सेक्शन 23 में क्या था, और टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ प्रोवाइज ऑफ सेक्शन 23 ऑफ दैट अधिनियम, मतलब कि BSA के अंदर सेक्शन 23 में भी ये यूज हो सकता है। सेक्शन 23 में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, मतलब स्टेटमेंट के टाइम पे अगर कोई बात है जो डिस्कवरी करवाती है फैक्ट्स की, तो वो भी यूज़ की जा सकती है। अब अगर कोई पर्सन है वो स्टेटमेंट दे रहा है और कोई मटेरियल चीज़ है वो उस स्टेटमेंट में नहीं दे रहा और बाद में कोर्ट में एग्जामिनेशन के टाइम पे वो बता रहा है वो चीज़, तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। उसके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या थी, मटेरियल ओमिशन। ये बात कि वो मटेरियल ओमिशन है या फिर नहीं है, ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, ये तो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए ने बोला कि आई सो समवन हु मर्डर्ड बी, और उसने अब एग्जामिनेशन के टाइम पे बोला दिस समवन इज सी, आई सो सी। सो ये वाली बात कि उसने सी को देखा था, ये मटेरियल बात थी, और इसने ये बात बताने से क्या किया, ओमिट। तो हम जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज़ से। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। नाउ ये स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स, थ्रेट, प्रोमिस, मतलब कोई भी इंड्यूसमेंट, कोई भी गलत प्रभाव नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन वो उनको चेतावनी भी नहीं देगी कि तुम ये इन्फॉर्मेशन मत दो, ये तुम्हारे खिलाफ यूज हो सकती है। मतलब जो पर्सन अगर खुद से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो दे सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसके ऊपर कोई भी फोर्स यूज़ नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 183। सेक्शन 183 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट। तो उसमें अगर उसमें क्या है, सेक्शन 183 के सबसेक्शन 4 में है कि मैजिस्ट्रेट ये रिकॉर्ड करेगा कि वो वॉलंटरी है, जो भी है, तो वो तो उसकी अलग से रिक्वायरमेंट है ही। अब बात आ गई सेक्शन 183 जो हम तब से पढ़ रहे थे कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। कोई भी मैजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस रजिस्टर किया गया, मतलब यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हमने FIR लिखवा दी। अब लेकिन ये जुरिस्डिक्शन पड़ता है दूसरे मैजिस्ट्रेट का, मतलब ये वाला मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है ये वाला मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है उस ऑफेंस को डील करने के लिए, लेकिन इसके पुलिस जुरिस्डिक्शन में हमने ये वाला जो ऑफेंस है वो रजिस्टर किया है। तो वो जो मैजिस्ट्रेट है, वेदर ही हैव जुरिडिक्शन इन द केस और नॉट, वो रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो भी उसको दी गई है, या फिर कोई भी टाइम फिक्स किया गया है लॉ के द्वारा उस टाइम से, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल होने से पहले, मींस इंक्वायरी या फिर ट्रायल से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर रिक्वायर कर सकता है कि वो पर्सन मैजिस्ट्रेट को जाके इन्फॉर्मेशन दे, और मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। अब दो टाइप की इन्फॉर्मेशन है, कन्फेशन और स्टेटमेंट। कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि एक्यूज्ड पर्सन है वो अपना जो ऑफेंस है वो कन्फेस करता है कि येस आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस। एंड स्टेटमेंट क्या, जनरल स्टेटमेंट है, ये विटनेस की भी स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट किसकी हो सकती है, विटनेस की भी हो सकती हैं, या फिर विक्टिम की भी हो सकती है, जैसे विक्टिम ऑफ रेप है, तो ये सब है। तो ये जो हैं वो
ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में की जाएगी और किसकी प्रेजेंस में, एडवोकेट की प्रेजेंस में। लेकिन जो वर्ड यूज है मीन्स इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू बी डन इट इन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड इट्स टोटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। लेकिन मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर है और उसको किसी पर्पज़ के लिए हमने मैजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो पुलिस ऑफिसर है वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके, ये पावर उसको नहीं मिलती। अब क्या है, जो भी मैजिस्ट्रेट है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले एक्सप्लेन करेगा उस पर्सन को कि तुम ये कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, लेकिन अगर एक बार तुमने ये कन्फेशन दे दी तो ये तुम्हारे खिलाफ एविडेंस की तरह यूज की जा सकती है। ये सारे बातें बताने के बाद और उससे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि वो पर्सन वॉलंटरीली दे रहा है ये कन्फेशन, किसी के दबाव में नहीं दे रहा, तभी वो ये रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग करते टाइम अगर मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि वो पर्सन नहीं चाहता कन्फेशन देना, तो सिर्फ इसी वजह से मैजिस्ट्रेट अब क्या है, उसका पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिचुएशन हो सकती है कि पुलिस कस्टडी में जाने के बाद पुलिस उसको टॉर्चर करे कि तूने कन्फेशन क्यों नहीं दिया। तो इस वजह से इसमें शैल वर्ड यूज़ कर रखा है कि एक बार अगर कोई पर्सन है वो मैजिस्ट्रेट के सामने आ गया और कन्फेशन देने के लिए मना कर रहा है, नाउ दिस पर्सन कैन नॉट बी ऑथराइज टू डिटेन इन पुलिस कस्टडी। सो अब मैनर क्या होगा, हमने देख लिया कि कन्फेशन है, कौन दे सकता है, किसको दे सकता है, किस टाइम दे सकता है, इंक्वायरी ट्रायल से पहले दे सकता है, मैजिस्ट्रेट क्या क्या सेफगार्ड यूज़ करेगा, उसको चेतावनी देगा। अब ये चीज़ है जो रिटन में होगी, किस मैनर में होगी, इस मैनर में होगी जो नीचे दे रखा है कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इस पर्सन को कि वो बाउंड नहीं है, और अगर वो ऐसे कन्फेशन करता है तो वो यूज़ होगा एविडेंस के लिए, और मैं बिलीव करता हूँ कि ये वॉलंटरीली है और ये मेरी प्रेजेंस में ली गई है, और पर्सन जिसने कन्फेशन दी है उसको मैंने सुना दी है पढ़ के, और उसने एडमिट कर ली हाँ ये सब करेक्ट है और ये सारी चीज़ें ट्रू हैं। मैजिस्ट्रेट के साइन होंगे और इस पर साइन भी होंगे किसकी, पर्सन जिसने कन्फेशन दी है उसके। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये वैलिड प्रूफ हो गया। कोई भी स्टेटमेंट है अदर देन कन्फेशन वो कैसे रिकॉर्ड होगी, वो जैसे कि एक एविडेंस रिकॉर्ड होता है वैसे ही रिकॉर्ड होगी, और मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उससे ओथ ले सकता है टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। ओथ लेने के बाद क्या है, अगर पर्सन उस चीज़ से मुकरता है तो फिर उसके खिलाफ BNS के अंदर झूठी गवाही देने का प्रोविज़न स्टार्ट किया जा सकता है। अब है इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 64-65, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन आ गए फिर से। अगर ये सारे ऑफेंसेस हैं तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट इन विच एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मतलब ये सारे क्या है, विक्टिम्स हैं, विक्टिम ऑफ द क्राइम। तो अगर ये सारे केसेस हैं, इन सब केसेस में मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर जब भी पुलिस को नोटिस मिला कि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, वो इनको लेके आएगा कहाँ पे, मैजिस्ट्रेट के सामने, क्या करवाने के लिए, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। नाउ अब इनमें क्या है, जहाँ तक प्रैक्टिकेबल होगा वुमेन जो मैजिस्ट्रेट है उसकी प्रेजेंस उसके सामने ही लिया जाएगा, और अगर वो एब्सेंट है तो किसी भी मेल मैजिस्ट्रेट के सामने ये दिया जा सकता है स्टेटमेंट, लेकिन किसी भी वुमेन की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे नहीं बता रखा कि वो वुमेन कौन होगी, तो एडवोकेट भी हो सकती है वो वुमेन। अब कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 10 साल या उससे ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ विटनेस वॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। हमने देखा था स्टेटमेंट कौन कौन दे सकता है, विक्टिम दे सकता है और विटनेस। विक्टिम का हमने देख लिया जैसे रेप विक्टिम वगैरह। विटनेस कौन होगा, अगर ऑफेंस 10 साल से ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ। यहाँ पे क्यों लिया गया, हो सकता है कि विटनेस को आगे जाके खतरा हो, उसको डराया धमकाया जाए,
वो ना दे स्टेटमेंट। तो ऐसे सेफ गार्ड्स रखने के लिए हमने उसकी स्टेटमेंट पहले ही ले ली। अब कोई पर्सन है जो कि टेम्पररी या फिर परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लेते टाइम किसी स्पेशल इंटरप्रेटर की हेल्प भी ले सकता है। अब ये है, अगर इंटरप्रेटर की हेल्प ली जाती है कहीं भी हम देखते हैं तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में तो लिया ही जाता है, तो ये लिया जाएगा। और अब इसमें हम देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, और इसी के बेसिस पे क्रॉस किया जा सकता है। अब ये सारी कन्फेशन और स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर ली। एक बार हमने ये सारी जो है कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, किसने, जिस मैजिस्ट्रेट के पास जो रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब ये सारी रिपोर्ट किस मैजिस्ट्रेट को भेजेगी, जो मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई करेगा या फिर इंक्वायर करेगा, तो उस मैजिस्ट्रेट के पास हम ये वाले स्टेटमेंट्स भेज देंगे। अब हम इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो एक बार हम 184 स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि हमने देखा, स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ऑफिसर की पावर है या फिर नहीं इन्वेस्टिगेट करने की, पावर है तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद कैसे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। अब पुलिस ऑफिसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या कर सकता है, विटनेसेस को बुला सकता है, विटनेसेस की क्या ड्यूटी होंगी, उनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट कैसे यूज़ की जा सकती है, कैसे स्टेटमेंट ली जा सकती है, मतलब वैलिड स्टेटमेंट क्या होगी, उनको डराया धमकाया जा सकता है या फिर नहीं। अब कोई कन्फेशन है या फिर स्टेटमेंट है, वो मैजिस्ट्रेट को हम कैसे देंगे, ये सब चीज़ें देख ली। अब है, अगर उसको लगता है कि इन सब से बात नहीं बनने वाली, आईओ को लगता है, एसएचओ को लगता है कि इन सब से बात नहीं बनने वाली, विटनेसेस ने जो स्टेटमेंट दी है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेगा, सर्च कर देगा किसी भी प्लेस की जहाँ पे उसको लगता है एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑथराइज्ड है, और अगर उसको लगता है कुछ भी नेसेसरी है और ये वहाँ पे मिल सकता है, वहाँ पे उसके खुद के पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में या फिर जहाँ पे वो इंचार्ज है या फिर जहाँ से वो अटैच्ड है, एंड दैट सच थिंग कैन नॉट इन हिज ओपिनियन, और उसका मानना है कि ये जो चीज़ है ये हम सिर्फ सर्च के थ्रू ही ले सकते हैं और किसी दूसरे वे में नहीं ले सकते विदाउट अनडू डिले के, तो वो क्या करेगा, एक बात तो है ही कि वो कुछ भी करने जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, रिकॉर्ड तो करेगा ही राइटिंग में अपने ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ। कहाँ पे राइट करेगा, केस डायरी में। केस डायरी क्या है, एक स्पेशल केस की डायरी है, जो हमारा ये केस है, मान लो एक्स वर्सेस वाई, तो इस केस में कुछ भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं डे 1 से लेके जब तक हम अपनी पुलिस रिपोर्ट है, वो फाइनल पुलिस रिपोर्ट वो सबमिट नहीं करते, तब तक सारी प्रोसीजर वो केस डायरी में लिखी जाती है। तो ये बात भी वो लिखेगा केस डायरी में, और उसके बाद में या तो वो खुद सर्च कर लेगा या फिर किसी से करवा लेगा। जहाँ तक पॉसिबल है उसे सर्च है वो खुद ही करनी पड़ेगी, और उसे शैल बी रिकॉर्डिंग थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उसे रिकॉर्ड भी करेगा। मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन, मीन्स प्रेफरेबल है कि वो मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड करे। ये क्यों प्रोविज़न लाया गया है, क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर ये कह के एस्केप ना कर पाए कि दैट आई डोंट हैड द अप्रोप्रिएट डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोसेस। लेकिन हमने देखा कि जहाँ तक पॉसिबल है वो खुद ही इसको सर्च करेगा, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है और कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, तो वो ये रीज़न लिख के राइटिंग्स में किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि वो ये सर्च करे
और ऑर्डर में क्या लिखेगा, राइटिंग में लिखेगा कौन सी जगह सर्च करनी है, क्या थिंग है जो सर्च करनी है, और इसके बाद जो सर्च है वो की जाएगी सबऑर्डिनेट के द्वारा। एक चीज़ और कि जो सबऑर्डिनेट है वो इस ऑर्डर में कुछ भी स्पेसिफाई है उनके अलावा कुछ भी सर्च नहीं कर सकता। मीन्स इफ़ सुपीरियर ऑफिसर हैव गिवन हिम इंस्ट्रक्शंस कि तुम जाके सिर्फ उनके जो गार्डन है उसको सर्च करोगे, नाउ द पर्सन कांट सर्च द हाउस ऑफ दैट पर्सन। सो ये सारा डिफरेंस है इसका। अब प्रोविजंस हैं सर्च वारंट के, वो सारे अप्लाई होंगे। क्या वो हैं प्रोविजंस की सर्च वारंट होगी, वो उस पर्सन को दिखाएगा वारंट जिसके घर में सर्च करनी है, कैसे करेगा, कौन विटनेस होंगे, क्या मतलब लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट है उनकी, ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होंगी। और कॉपीज़ ऑफ एनी रिकॉर्ड, अब कोई भी रिकॉर्ड है जिसकी कॉपी बनाई गई यहाँ पे ना, वो सारी चीज़ 48 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है जो भी कॉग्निजेंस ले सकता है इस ऑफेंस में उसको देगा। और जो ओनर या फिर ऑक्यूपायर ऑफ प्लेस है उसको भी इस रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो इसके लिए अप्लाई करता है तो भी।